गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट दो थियरी हमने पढ़ ली, फ्रुंडलीच आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म। क्लियर, समझना इस चैप्टर की सबसे अहम थियरियों में से एक थियरी, ये दोनों थियरी मानी जाती है, एक फ्रुंडलीच आइसोथर्म और एक लैंगम्यूर आइसोथर्म। क्लियर, याद कीजिए, सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं कि अगले लेक्चर के अंदर हमने फ्रुंडलीच और लैंगम्यूर के आइसोथर्म के कुछ फॉर्मूला को डिराइव किया था। वो फॉर्मूला उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे थे। तो हम सबसे पहले बात करें अगर फ्रुंडलीच की, तो फ्रुंडलीच क्या कह रहा था। फ्रुंडलीच के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एड्सोर्बेट हम एड्सोर्बेंट के ऊपर डालते हैं तो उसका जो एड्सॉर्प्शन होने का जो एक्सटेंट यानी कि जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। और उस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने कहा था x/m और वो हमने फॉर्मूला लिखा था k p⁻1/n। क्लियर, ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था, फ्रुंडलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट, फ्रुंडलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और सेकंड जो था ये हमारे फ्रुंडलीच के लिए था और लैंगम्यूर के लिए हमने यही चीज डिराइव की थी। वहां पे थीटा था और उसको हमने x/m के साथ इक्वलाइज किया था। क्लियर, और वहां पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था AP/1 + BP और ये फॉर्मूला हमने किसके लिए डिराइव किया था, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर, फॉर्मूला याद रखना खास, उसका जो डेरिवेशन है वो भी और उसके जो ग्राफ है वो भी। क्लियर, सबसे ज्यादा काम में आएंगे ये। क्लियर, ध्यान रखना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैटालिसिस, यानी कि किस तरीके से कैटालिसिस प्रोसेस होती है और कैटालिसिस प्रोसेस होने के पीछे उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक काम करती है और कैटालिस्ट जो है वो खुद एक्चुअल में क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह क्या है। क्लियर, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, पॉसिबल होगा तो इस लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, अदरवाइज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। क्लियर, आज पहले कैटालिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कैटालिस्ट है क्या, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट भी है जो मुझे आखिर में क्लियर करवाने हैं। क्लियर, देखते हैं, सबसे पहले कैटालिस्ट की बात करते हैं। कैटालिस्ट जो है कैटालिस्ट एक्चुअल में आप लोग कैटालिस्ट नाम का वर्ड 8 टर्म से सुनते आ रहे होंगे, 8 में आ गया, 9th के एनसीईआरटी में भी दिया है इवन, और वो एकदम लिबरेट लेवल पे वहां पे कैटालिस्ट नाम का वर्ड नहीं था। लेकिन हमने बीच में रिएक्शन के दौरान जब हम गिव्स की साइन करते हैं तब ऊपर कुछ कंपाउंड लिखा होता है या एलिमेंटल फॉर्म लिखा होता है। क्लियर, या मॉलिक्यूल लिखा होता है, वो होता है कैटालिस्ट। और एक्चुअल 10th में आपने प्रॉपरली पढ़ा उसके बारे में भी, कैटालिस्ट होता है क्या, और 11th के अंदर तो डिस्क्रिप्शन आ गया। क्लियर पूरा, और 12th में हमें वो पूरी प्रोसेस पढ़नी है कैटालिस्ट के बारे में और कैटालिस्ट एक्चुअल में है क्या वो भी हमें जानना है। क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। तो सबसे पहले बेसिक तो कैटालिस्ट के बारे में आप जानते हो कि भाई कैटालिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, कि जो हमारी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता। क्लियर ना, प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, पर हमारी प्रोसेस का जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि प्रोसेस का जो रेट है, स्पीड जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर ना, प्रोसेस जो है उसके अंदर वो टेक पार्ट नहीं करता, कैन नॉट टेक पार्ट। टेक पार्ट जो है वो प्रोसेस के अंदर वो नहीं करता, लेकिन अगर टेक पार्ट नहीं करता तो हमें प्रोसेस के अंत तक वो वापस, जैसे प्रोसेस खत्म हुई हमें वापस मिल जाता है। क्लियर, क्या प्रोसेस में वो टेक पार्ट नहीं करता। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वो क्या करता है, हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन उसका जो रेट है यानी कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है, याद रखना खास। क्लियर, क्या कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रोसेस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, टेक पार्ट नहीं करता पर हमारी प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड कर देता है। ऐसी तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा तो कैटालिस्ट के अंदर होता क्या है कि वो प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करता पर प्रोसेस को क्या करता है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ा देता है। क्लियर, एक्चुअल में आपने अब तक जितने भी कैटालिस्ट के एग्जांपल पढ़े उसके डिपेंड्स पे, या 10th में भी आ गया, 11th में आ गया, उसके डिपेंड्स पे आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई है कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो सिर्फ प्रोसेस को स्पीड देते हैं, जबरदस्त स्पीड से प्रोसेस खत्म करते हैं। क्लियर, एक और बात मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूं, कैटालिस्ट जो है वो प्रोसेस को स्पीड तो बहुत जबरदस्त देते ही है, लेकिन प्रोसेस की स्पीड अगर स्लो करवानी हो तो भी कैटालिस्ट बहुत ज्यादा काम में आते हैं। क्लियर, ध्यान रखना खास। मैं आपको एग्जांपल के साथ वो चीज बताता हूं। आपने वो दो एग्जांपल बहुत सारे पढ़े होंगे कि भाई हमने कोई दूसरा कैटालिस्ट हमने यूज किया और उस कैटालिस्ट का हमने कोई प्रॉपर रिएक्शन के अंदर हमने डाला और हमारी जो प्रोसेस थी उसमें स्पीड आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया और हमें सामने अपनी प्रोडक्ट मिल गई। क्लियर, एक एग्जांपल आपको वो देता हूं जिसके अंदर आपको वो समझ में आ जाए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कम कर देता है। फॉर एन एग्जांपल,
किसी भी जैसे कोई इंसान है, उसको अगर किसी सांप ने काट लिया, क्लियर, और अगर उसको क्या वो उसकी बॉडी जो है वो पॉइजनियस हो गई है, तो वो पॉइजनियस हो गई है मतलब कि पॉइजन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि पूरी बॉडी में वो फैलता जा रहा है, क्लियर। तो उस वक्त जो डॉक्टर है वो उनको कौन से प्रकार की मेडिसिन देते हैं, एक ऐसे प्रकार की मेडिसिन उनको देते हैं जिससे वो जो जहर है, वो जहर का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जहर की जो स्पीड है स्प्रेड होने की, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होने की, रिएक्शन करने की, उस स्पीड को क्या करता है, एकदम स्लो। यानी कि डॉक्टर्स को कुछ टाइम मिल जाता है और इन बिटवीन दैट टाइम वो उस टाइम के बीच में क्या कर लेता है, उनको क्या रिकवर कर लेते हैं, क्लियर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैटालिस्ट जो है वो प्रोसेस को एकदम स्लो भी कर सकता है, प्रोसेस को एकदम फास्ट भी कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो कैटालिस्ट सबसे पहले क्या है, कैटालिस्ट जो हमारे प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करता, और दूसरा जो उसके रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड देता है। दूसरी एक बात कैटालिस्ट के लिए आपको मैं बता दूं कि जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट एक्चुअल में बहुत ही स्पीड में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर तो कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि कोई एक सुपर फास्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं, लाइक एन सुपर फास्ट रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो, एसिड बेस का एक एग्जांपल आप मिक्स में ले सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर। वो एक सुपर फास्ट रिएक्शन कहा जाता है कि वो रिएक्शन के दौरान हमें सॉल्ट जो है वो तुरंत मिल जाता है, चुटकियों में मिल जाता है, क्लियर। तो क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो अब जब बात करते हैं स्पेशली जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तब फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया H2SO4 और उसकी मैंने प्रोसेस करवा दी किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक मैंने प्रोसेस करवा दी NaOH के साथ, क्लियर। तो उस वक्त मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है Na2SO4 प्लस वाटर, क्लियर। बैलेंस कर देता हूं, Na2SO4 प्लस वाटर, 4 हाइड्रोजन 2 to the 4 हाइड्रोजन, डन, बैलेंस। नाउ इस रिएक्शन के दौरान हमें यहाँ बीच में ये जो गिव्स की साइन है, ना तो उसके ऊपर ना तो उसके नीचे, एक्चुअल में ऊपर लिखा जाता है कैटालिस्ट, वहां पे हमें किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मदद से ये जो सॉल्ट हमें मिला, वो सॉल्ट जो है वो क्या बन जाता है, बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई कैटालिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट काम भी नहीं करती, वो अपने आप हो रहा है। सेम थिंग एक और बात भी आप इसके बारे में जान लो, क्लियर, कि सुपर फास्ट रिएक्शन के साथ साथ वो सुपर स्लो रिएक्शन जो होते हैं, क्लियर, सुपर स्लो रिएक्शन मतलब व्हाट कि भाई, जैसे कि मतलब व्हाट कि भाई जैसे हम रस्टिंग ले लेते हैं, रस्टिंग जो है वो रस्टिंग होने की जो प्रोसेस है, एक्चुअल में आप लोग ऐसा देखते होंगे कि रस्टिंग जो है वो 3, 4 या 5 दिन या 6 दिन में हो गया, लेकिन उसको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो मॉइस्चर के टच में बहुत पहले आ चुका होता है। एक्चुअल रस्टिंग जो होता है वो 4-5 महीने लग जाते हैं रस्टिंग को एक्चुअल रस्ट होने में, प्रॉपर बॉडी को, क्लियर। तो वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्लियर, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन उसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे कि बहुत स्लो रिएक्शन है, वो रिएक्शन के अंदर भी हमारा कैटालिस्ट कोई काम में नहीं आएगा। क्यों कैटालिस्ट काम में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्या यहाँ पे सुपर स्लो रिएक्शन अगर 4 से 5 महीने तक चल रहा है, 1 साल तक चल रहा है, तो उसमें तो कोई कैटालिस्ट इतना तो कितना जोरदार वहां पे प्रोसेस करेगा कि वो उस जो प्रोसेस जो 5 महीने में हो रही है उसको फटाक से 1 या 2 मिनट में कर दे, या 15 मिनट या 20 मिनट में 1 घंटे में कर दे, नेवर पॉसिबल। क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन बहुत लंबा चल रहा है, बहुत उसके जो टाइम पीरियड है उसका वो बहुत लंबा है, क्लियर। तो वहां पे भी हम कैटालिस्ट यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझ लो कैटालिस्ट आपके दिमाग में जो चीज है और एक्चुअल कैटालिस्ट क्या है, वो मैं आपको डिफरेंट समझा रहा हूँ, क्लियर। हम अभी अपने टॉपिक पे तो आए ही नहीं, हमारा आज का जो टॉपिक मेन टॉपिक है वो हमें कैटालिस्ट के टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको मैं कैटालिस्ट के बारे में क्लियर कट बातें बता रहा हूँ कि कैटालिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, कैटालिस्ट की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो दोनों साइड होती है, सुपर फास्ट भी होती है, सुपर स्लो भी कर सकता है, वो रिएक्शन को सुपर फास्ट भी कर सकता है, क्लियर। दूसरी बात, वो सुपर फास्ट रिएक्शन और सुपर स्लो रिएक्शन के अंदर तो काम में आता ही नहीं है, यहाँ पे तो ये काम में आता ही नहीं, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्लियर। तो ये चीजों को आप लोग खास ध्यान रखिएगा, क्लियर। इन दोनों को एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इन दोनों के अंदर कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आपने वो चीज पढ़ी है 10th के अंदर, आप एक एग्जांपल पढ़ के आए थे, एक्चुअल में कैटालिस्ट होता क्या है और उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप हेबर प्रोसेस पढ़े थे, क्लियर ना, हेबर प्रोसेस आप लोग पढ़ के आए थे। चलिए उसका नाम तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं कि भाई N2 को जब हम क्या करते हैं 3 मोल H2 के साथ प्रोसेस करवाते हैं, N2 को जब हम 3 मोल H2 के साथ प्रोसेस करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, 2 मोल अमोनिया मिलता है, क्लियर ना।
ये चीज जो है ये तो स्टोकियोमेट्री है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखना, ये तो स्टोकियोमेट्री है। N2 + 3H2, एक और बात, ये स्टोकियोमेट्री जिसको समझ में नहीं आ रही है उसके लिए मैंने पूरा मोल कॉन्सेप्ट रेडी कर दिया है, क्लियर, बहुत जल्द मैं उसको भी आपके लिए YouTube पे अवेलेबल कर दूंगा, क्लियर, ध्यान रखना इस बात को। तो ये भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि स्टोकियोमेट्री किस तरीके से बनी जाती है। रेडी, N2 + 3H2 gives 2NH3, एक ये प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस में आप लोग ने एक चीज 10th में पढ़ी थी कि यहाँ पे जो है वो आयरन का डस्ट यूज किया जाता है एज अ कैटालिस्ट। एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे आयरन का डस्ट यूज किया जाता है, रेडी ना, एज अ कैटालिस्ट। एक और एग्जांपल आप 10th में पढ़ के आए, उसका भी मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि लाइक सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोसेस, जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोसेस जब हमने किसके साथ करवाई थी, डाई ऑक्सीजन गैस के साथ, जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोसेस करवाई तब वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, याद आ गया, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड का हमने एज अ कैटालिस्ट यूज किया था और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे मिल गया था, क्लियर। रेडी, समझ में आई बात। तो ये दोनों एग्जांपल तो आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता है। यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या था एक्चुअल में, ये जो आयरन है वो इसकी स्पीड बढ़ा देता है, क्लियर। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हमने प्रमोटर्स का भी यूज किया था, K2O3 L2O3, क्लियर ना। तो वो प्रमोटर्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट और प्रमोटर्स के बीच में डिफरेंट क्या है, एक और चीज भी है कि भाई एंजाइम्स क्या है। तो ये सारी बातें हमें आगे पढ़नी है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं कि कैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट वो प्रोसेस को स्पीड करते हैं, जबरदस्त होता है, क्लियर। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट के भी ऊपर आता है। कैटालिस्ट जो है वो नॉर्मल स्पीड से, हम जैसे कि कोई हमारा रिएक्शन हो रहा है उसको जबरदस्त स्पीड देनी हो तो हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रोसेस को प्रॉपरली प्रमोट करते हैं, यानी कि कैटालिस्ट से प्रमोटर से कैटालिस्ट बनता है और फिर वो कैटालिस्ट क्या करता है, स्पीड देता है, क्लियर। यानी कि हमने यहाँ पे जो प्रमोटर्स डाले थे वो प्रमोटर्स ने इस आयरन को मतलब एक्टिवेट किया था, हमने डाला था, वो एक्टिवेट इसको किया और फिर इसने क्या होकर एक्टिव होकर प्रोसेस को खत्म कर दिया, क्लियर। यानी प्रमोटर्स अलग चीज है। एंजाइम्स एक प्रकार के कैटालिस्ट है, याद रखना। एंजाइम्स क्या है, एक प्रकार के कैटालिस्ट। सबसे बेस्ट कैटालिस्ट अगर कोई माने जाते हैं तो वो एंजाइम्स है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं साथ में दे देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम जनरेट होते हैं, वो तो पता ही है आपको। हमारी बॉडी के अंदर हम जब खाना खाते हैं तब डाइजेशन सिस्टम हमारी होती है, उसके अंदर एक प्रकार का एंजाइम सेक्रेट होता है। कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है, याद कीजिए, कौन सा एंजाइम होता है। अगर आपको याद है तो पहले उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको 10th याद करना पड़ेगा इस एग्जांपल के लिए, क्लियर। तो वो कौन सा ऐसा एंजाइम होता है, पेप्सिन, क्लियर ना। पेप्सिन जो एक्चुअल में पेप्सिनोजन होता है और फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एंजाइम्स है वो एंजाइम अगर हमारी बॉडी में जनरेट ना हुआ होता, यानी कि हमारी बॉडी में अगर सेक्रेट ना हुआ होता तो क्या होता, समझो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं किसका, एंजाइम्स जो है वो सबसे बेहतरीन कैटालिस्ट क्यों माने जाते हैं, समझिए। जैसे कि मैंने एक दिन एक टाइम का मैंने कुछ डाइट लिया है, क्लियर ना, प्रॉपर एक डाइट मैंने थोड़ा सा जो मेरा रेगुलर डाइट होता है वो मैंने लिया है, क्लियर। वो मुझे डाइजेस्ट होने में मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं, या 24 आवर्स से ज्यादा अगर तो 30 या 36 आवर लगते हैं, क्लियर, उसको डाइजेस्ट होने में। सोचो कब, जब वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है तब। पर अगर हमारी बॉडी में वो एंजाइम सेक्रेट ना हुआ होता तो उस जो हमारा जो खाना है उसको डाइजेस्ट होने में कितने साल लगते हैं। एक बार आप सोचिए, दिमाग लगाइए और वीडियो जो आपका है उसको पुश करके आंसर लिखिए नीचे, तो आपको ऐसी कल्पना भी नहीं होगी कि इतना बड़ा। सोचिए, वो एक टाइम का जो हमारा डाइट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए विदाउट एंजाइम्स 50 साल लग जाते। कितने, 50 से 60 साल एक टाइम का डाइजेशन क्लियर करने में, क्लियर। अगर वो डाइजेस्ट करना हो, अगर वो एंजाइम्स ना हो तो 50 से 60 साल लग जाते। सोचो 50 से 60 साल लगने वाली जो चीज है, इतना ज्यादा जो है बराबर, उसको ये एंजाइम्स कितनी चुटकियों में कर देता है। यानी कि एंजाइम्स एक अलग प्रकार का कैटालिस्ट है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है, रेडी। एंजाइम जो है ना वो सबसे सुपर फास्ट कैटालिस्ट माने जाते हैं, सबसे बेस्ट और बेहतरीन कैटालिस्ट माने जाते हैं, क्लियर, याद रखना इस बात को भी। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो ये दोनों हमने यूज किया था, ये यहाँ पे तो ये जो हमने कहाँ पे, ये तो हेबर प्रोसेस में किया था, ये कहाँ पे यूज किया था, याद कीजिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़े थे आप, H2SO4 की प्रिपरेशन थी, H2SO4 की प्रिपरेशन के अंदर ये चीज आई थी, क्लियर ना। याद कीजिए, पहले हमने सल्फर में सल्फर प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर H2SO4, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, रेडी। एक और इसका एग्जांपल देता हूं, ये जो कैटालिस्ट है उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। वो KClO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे
KCl प्लस O2 मिल जाता है। इक्वेशन को जरा बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3 2 2 3 डन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जैसे कि आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए ऑक्सीजन मिल रहा है। अब ये जो है ना वो नॉर्मल, अगर हम ये प्रोसेस अगर हम नॉर्मली करवाने जाए तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्लियर, माफ कीजिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्लियर। ये प्रोसेस अगर हम नॉर्मली करवाने जाए तो ये जो है वो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप लोग अगर कैटालिस्ट पढ़े हुए नहीं हो, आपको पता नहीं है कैटालिस्ट क्या है, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार का एग्जांपल लोगे। जैसे कि ऑक्सीजन की, मुझे मंथन सर को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लियर, और अगर मुझे ऑक्सीजन 1 घंटे के अंदर नहीं मिला तो मेरी जो पारी है वो लुढ़क जाएगी पूरी, क्लियर, मेरी पारी खत्म हो जाएगी। तो उस ऑक्सीजन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग अगर वो चीज पढ़े हुए हो कि भाई KClO3 और KClO3 में से अगर मुझे ऑक्सीजन बनाना है तो मैं हीट के साथ एक कैटालिस्ट यहाँ पे ऐड कर दूं MnO2, एक कैटालिस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर दूं MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगर इस कैटालिस्ट को अगर आपने इस प्रोसेस में ऐड कर दिया तो ये जो प्रोसेस है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, 15 से 20 मिनट में, यानी कि 15 से 20 मिनट में मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा और आपके मंथन सर बच जाएंगे। पर कब, जब आप लोग ये चीज जानते हो तब, अगर आपको पता है कि MnO2 डालने से फटाफट से O2 मिल जाएगा तब, क्लियर, वरना मेरी इनिंग खत्म हो जाएगी, क्लियर। तो ये चीजें भी दिमाग में रखिए, कैटालिस्ट जो है वो इतना ज्यादा काम में आता है। देखिए ये जो है ना, ये चीज भी, ये तो किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमी होती है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि SO3 प्लस वाटर H2SO4 बनता है। H2SO4 और दूसरे से कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे कैटालिस्ट, हेबर प्रोसेस, अमोनिया बहुत ज्यादा यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्लियर। तो कैटालिस्ट सबसे अहम रोल के अंदर होता है किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए, याद रखना इस बात को खास। तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं जो कैटालिस्ट के है। अब उस कैटालिस्ट का अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। ये सब बातें जो है वो आप लोग जानते थे, लेकिन आपको मैंने रिकवर करवा दिया, और कुछ बातें जो आप नहीं जानते थे वो मैंने आपको नहीं सिखा दी, क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको अब चालू करने जा रहा हूं। हमारा जो ये कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट, हमारा जो ये कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। ये कैटालिस्ट जो है वो क्या हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है होमोजीनियस कैटालिस्ट और एक हो जाता है हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट, क्लियर। एक्चुअल में ये जो कैटालिस्ट है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते। मैंने यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको पता चले कि भाई कैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट जो भी प्रोसेस करता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्पीड देके उसने अमोनिया बना दिया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस KCl बना दिया, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस, ये जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट ये जो प्रोसेस करते हैं उन प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटालिसिस। क्लियर, कैटालिस्ट और कैटालिसिस एक ही चीज, एक ही है कि ये जो कैटालिसिस है उसका फिनोमेना, कैटालिस्ट जो काम करता है, जो प्रोसेस करता है उसको कैटालिसिस कहते हैं, क्लियर। और ये जो है वो 2 पार्ट से हो जाते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्लियर। हम कैटालिस्ट को भी 2 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट। वो होता क्या है और वो काम कैसे करता है, क्लियर। उनकी जो प्रोसेस है वो तो आप जानते ही हो कि वो किस तरीके से काम करता है। तो होमो और हिट्रो के बारे में आज हमें डिटेल में जानकारी लेनी है, क्लियर। चलिए चालू करते हैं, आज का टॉपिक अब चालू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं होमोजीनियस कैटालिस्ट की। सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस कैटालिस्ट। भाई होमोजीनियस मतलब क्या, होमोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या, वो भी साथ में समझाया जाऊंगा कि भाई होमोजीनियस कैटालिस्ट मतलब क्या, कि भाई एक प्रकार का ऐसा कैटालिस्ट जिसका फेज मींस उसका जो स्टेट है वो चाहे सॉलिड लिक्विड गैसियस उस और एक्वियस, चाहे उसका जो फेज है वो फेज अगर रिएक्टेंट के जैसा ही है, समझना क्या। होमोजीनियस कैटालिस्ट मींस व्हाट, होमोजीनियस कैटालिस्ट मतलब क्या, किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट का फेज यानी कि उसका जो स्टेट है वो स्टेट वो हमारे रिएक्टेंट के जैसा ही है। अगर हमारे रिएक्टेंट के जैसा ही है तो की बात चल रही है। होमोजीनियस कैटालिस्ट, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। होमोजीनियस कैटालिस्ट मतलब हमारा जो एक कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट का जो फेज है वो फेज कॉज किसके जैसा होना चाहिए, एज इट इज रिएक्टेंट जैसा। किसके जैसा, एज इट इज रिएक्टेंट जैसा। जैसे कि वो गैसियस स्टेट में है तो हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होना चाहिए।
अगर वो लिक्विड में है तो ये लिक्विड में होना चाहिए, वो एक्वियस में है तो एक्वियस में होना चाहिए। क्लियर? यानी कि होमोजेनियस कैटालिस्ट कहते किसे है भाई, द फेज ऑफ कैटालिस्ट, द फेज ऑफ कैटालिस्ट सेम एज रिएक्टेंट, सेम एज रिएक्टेंट। क्लियर? क्या होमोजेनियस कैटालिस्ट मींस व्हाट, द फेज ऑफ कैटालिस्ट सेम एज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जैसा ही अगर उसका फेज है तो हम उसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालिस्ट। इस बात को याद रखना, क्या अगर उसका फेज जो है वो कैटालिस्ट का वो सेम है किसके जैसा, रिएक्टेंट के जैसा। जैसे कि उसका एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे नॉर्मल डाई ऑक्सीजन गैस जो है वो जब डाई ऑक्सीजन गैस अगेन जब डाई ऑक्सीजन गैस के साथ प्रोसेस करता है तब ट्राई ऑक्सीजन गैस मींस अमोनिया बनाता है, माफ कीजिए ओजोन बनाता है। पर एक्चुअल में ये जो है ना वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पे O2 का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो बाइफरकेट हो चुका होता है दो मॉलिक्यूल के अंदर, दो ऑक्सीजन के अंदर क्या हो चुका होता है, बाइफरकेट हो चुका होता है। अकेला तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। देखिए ये जो है ना एक प्रकार की ओजोनोलिसिस प्रोसेस है, आप लोग याद कीजिए ओजोनोलिसिस प्रोसेस के जैसा ये यहाँ पे एक्चुअल में जब हम जैसे हमारे अर्थ के बाहर ये बड़ा सा ओजोन लेयर बना हुआ है वो किसकी देन है, हमारे पास 78% जो नाइट्रोजन है और उसके अलावा जो 28% हमारे पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। वो ऑक्सीजन किसके फॉर्म में है, चलो पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। वो जो ऑक्सीजन है वो कितने हमारे पास अमाउंट में है, टोटल बहुत ज्यादा अमाउंट में 21% है। पर वो ऑक्सीजन होता कौन से फॉर्म में है, डायमोलिक्यूल फॉर्म में होता है। क्लियर? अगर वो ऑक्सीजन डायमोलिक्यूल फॉर्म में है तो कुछ मॉलिक्यूल डायमोलिक्यूल के जो कुछ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मींस टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद वो जो डाई ऑक्सीजन गैस है वो टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, O और O, यानी कि दो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडी? जैसे कि मेरे पास 100 डाई मॉलिक्यूल है, 100 ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन 100 मॉलिक्यूल है डाई ऑक्सीजन के। क्लियर? तो वो बाइफरकेट हो गए, उसमें से 50 अलग हो गए, लेकिन 50 तो अभी कौन से O2 के फॉर्म में है, वो 50 अलग हो गए। तो वो जो टुकड़े हुए वो टुकड़े यानी कि अकेला जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस वापिस O2 के साथ प्रोसेस करता है। अकेला ऑक्सीजन इस क्या करता है, इस वापिस O2 के साथ प्रोसेस करता है, मुझे क्या देता है, ओजोन देता है। क्या देता है मुझे, ओजोन मिल जाता है यहाँ पे। क्लियर? लेकिन ये जो है वो तो डिटेल रिएक्शन है, हम उसको डायरेक्ट कैसा लिखते हैं कि भाई डाई ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू ट्राई ऑक्सीजन गैस, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, डाई ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू ट्राई ऑक्सीजन गैस, बैलेंस इस तरीके से किया जाता है। रेडी? फिर ये जो है ना वो डिकम्पोज, यहाँ पे आप डिकम्पोज लिख सकते हो, पहले डिकम्पोज हुआ फिर जॉइंट हुआ। क्लियर? तो डिटेल रिएक्शन तो मैंने ऊपर लिखा, आप उससे समझ जाओगे। तो यहाँ पे भी एक कैटालिस्ट यूज किया जाता है, ये जो है ना वो गैसियस फेज में है, हमारा जो ओजोन बना वो भी गैसियस फेज में है। क्लियर? तो हमारा रिएक्टेंट अगर गैसियस फेज में है तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी कौन से फेज में होता है, गैसियस फेज में। कौन से फेज में होता है, गैसियस फेज में। यानी कि कैटालिस्ट का फेज किसके जैसा हो गया, रिएक्टेंट जैसा। ध्यान रखना प्रोडक्ट नहीं है, ओनली रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से तो ये भाई परे है, प्रोडक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट किससे बनेगी, गैसियस फॉर्म डाइऑक्सीजन गैस का, जैसे रिएक्टेंट जो है डाइऑक्सीजन गैस वो गैसियस फॉर्म में है, फेज में है, तो ये भी गैसियस फेज में होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया हमारा होमोजेनियस कैटालिस्ट का। क्लियर? याद रखना किसका एग्जांपल हो गया, होमोजेनियस का। एक और एग्जांपल जो आप पढ़ के आए, एक मैंने यहाँ पे लिखा दिया ये रहा SO2 + O2, बट यहाँ पे जो V2O5 होता है ना वो उसका फेज थोड़ा अलग होता है। उसका फेज होता है ना, जैसे ये दोनों तो गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने V2O5 कैटालिस्ट का यूज किया जो सॉलिड स्टेट में है तो मुझे सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन इसका फेज अलग है। तो इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, मैं आपको अभी लिख रहा हूं नहीं, मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी कि डाइऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड जब O2 के साथ प्रोसेस करेगा तब यहाँ पे गैसियस फॉर्म में या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट ले सकते हो। क्लियर? एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे आप क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले सकते हो, इस बात का खास ध्यान रखना। बराबर? सल्फर डाइऑक्साइड O2 के साथ तो वो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये गैसियस हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसियस है, ये दोनों भी गैसियस हो जाएंगे। तो ये पूरा इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा एग्जांपल किसका, होमोजेनियस का। क्लियर? याद रखना। एक दूसरा एग्जांपल हमारा पेरोक्साइड वाला लेते हैं। पेरोक्साइड वाला एग्जांपल जो है वही H2O2 को, ये तो आप पढ़े हुए ही हो, H2O2 को अगर मैं डिकम्पोज करता हूं यानी कि उसको हीट देता हूं तो H2O2 कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर और डाई ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर ना? ये तो आप पढ़ के आए हो, पहले भी आ गया, पेरोक्साइड 11th में भी आ गया। पेरोक्साइड को अगर मैं डिकम्पोज करता हूं
तो H2O और क्या मिलता है मुझे, डाई ऑक्सीजन गैस मिलता है। पर एक्चुअल में यहाँ पे ये H2O कौन से फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होता है I-, एक आयन का नाम लिख रहा हूँ, एक्चुअल में वहां पे सॉल्ट ले सकते हो आप, जो कि एक्वियस होना चाहिए, पानी वाला होना चाहिए, बराबर। तो वो I- कौन से फॉर्म में होता है, एक्वियस फॉर्म में होता है। देखिए दोनों का फेस सेम हो गया फेस सेम, रेडी। इस बात का ध्यान रखना खास। दूसरा एक एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उसको। एक्चुअल में आप 2-3 एग्जांपल दिखा सकते हो, जितने आपको दिखाने चाहे आप खुद भी ढूंढ सकते हो। एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर भी, क्लियर। एग्जांपल आप जितने दिखाओ उतना कम है। तो एक एग्जांपल एक्चुअल में इसलिए ये तीसरा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो। कौन सा, आपने 10th के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर मेरे पास एस्टर है, ये पढ़े थे ना, ये तो आप पढ़ के आए हो। अगर मेरे पास ये एस्टर अगर है तो इस एस्टर, एक्चुअल में आपने कंबाइंड रिएक्शन पढ़ा था कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड इथेनोइक एसिड और अल्कोहल का एक कंपाउंड इथेनॉल, उन दोनों को अगर मैं प्रोसेस एक साथ क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो उनके बीच से वाटर का मॉलिक्यूल हट जाता है और मुझे ये मिल जाता है इथाइल एसीटेट, क्लियर ना। इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइड भी कह सकते हो, एक एस्टर मिल जाता है। तो उस एस्टर के अंदर अगर मैं वापिस पानी डाल देता हूँ, इस एस्टर के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, वापिस पानी डाल देता हूँ, तो वो पानी इसके साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रोसेस भी करवा सकता हूँ, लेकिन इस प्रोसेस को मुझे स्पीड देना हो तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में 10th में यूज करता था H2SO4, जो कि एक्वियस होता था। और एक्वियस H2SO4 के लिए मैं सिर्फ आयन फिलहाल लिख रहा हूँ H+ आयन, जो कि कौन से फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है, रेडी। क्योंकि ये भी हमारा एक्वियस फॉर्म हो गया ना, देखिए ये पूरा पानी वाला ही है, यानी ये जो पूरा फॉर्म है हमारा कौन सा हो गया, एक्वियस। तो यहाँ पे भी फेज क्या हो गया, सेम। तो ये जिसके साथ जुड़ के ये इसको डिकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा और हमें दो कंपाउंड दे देगा, CH3 COOH एंड CH3 CH2OH, डन, क्लियर। ध्यान रखना इस बात का खास। ये जो है फेस सेम हो गया, देखिए इन दोनों का भी फेस सेम हो गया। एग्जांपल आप जितने भी लिखो, बहुत कम एग्जांपल है, चाहे कितने भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्लियर। तो समझ में आ गया इन शॉर्ट हमारा होमोजीनियस कैटालिस्ट है क्या। होमोजीनियस कैटालिस्ट मींस व्हाट, जिसके अंदर कैटालिस्ट का फेज रिएक्टेंट के जैसा ही हो, उसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट, क्लियर। सेकंड वन हीटेरोजीनियस। देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं आपको कैटालिस्ट के साथ कैटालिसिस भी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं ना, वैसे ही होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस होती है। ये जो सब प्रोसेस हुई ना, वो सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। क्यों, क्योंकि वो होमोजीनियस कैटालिस्ट के प्रेजेंट में हुई है, इसलिए, बराबर। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हीटेरोजीनियस कैटालिस्ट और कैटालिसिस, आप जो भी अगर रिएक्शन फिनोमेना लिख रहे हो तो कैटालिसिस कहा जाएगा, और अगर अकेला लिख रहे हो तो वो कैटालिस्ट कहा जाएगा, क्लियर। तो सेम जैसे यहाँ पे फेज ऑफ कैटालिस्ट सेम एज रिएक्टेंट, वैसे यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, वो तो आप जानते ही हो, क्लियर। होमो और हीटेरो में तो फर्क ही यही है, होमो मतलब एक साथ, हीटेरो मतलब अलग अलग, रेडी। क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, फेज ऑफ कैटालिस्ट, वैसे यहाँ पे फेज ऑफ कैटालिस्ट different from reactant, clear। phase of catalyst is different from reactant, जैसे यहाँ पे सेम होता है वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, क्लियर। चलिए उसके एग्जांपल में आपको लिख देता हूँ, यहीं पे लिखे हैं ये दोनों एग्जांपल में वहीं पे लिख देता हूँ वापिस, क्योंकि ये भी सॉलिड स्टेट में होता है और ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, रेडी। जैसे कि हेबर प्रोसेस, फॉर एन एग्जांपल, हेबर प्रोसेस होती है N2 + 3H2 गिव्स, आयरन का जो कैटालिस्ट यहाँ पे यूज होता है वो सॉलिड होता है, रेडी। N2 + 3H2 गिव्स NH3, जो कि 2 मोल जनरेट हुआ। वो वाला दूसरा एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, SO2 + डाइऑक्सीजन गैस गिव्स, यहाँ पे हमने जो यूज किया है V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, वो हमारा सॉलिड स्टेट में अगर हम लेते हैं। इसका मैंने एग्जांपल आपको वो भी बताया कि ये हीटेरोजीनियस की जगह पे होमोजीनियस बनाना हो तो कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देगा, क्लियर। बैलेंस कर देते हैं, रेडी। बैलेंस किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 करो या 1/2 करो, सब एक ही बात है, बराबर। तो ये क्या कहा जाता है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस में ये मेन बात है, उसका डेफिनेशन। और ये
अब इन दोनों जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं उस एग्जांपल्स के ऊपर से आपको एक बात दिमाग में स्पार्क होनी चाहिए, क्या कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं उसके अंदर मैंने या तो लिक्विड की, या तो एक्वियस की, या तो गैसियस की बात की है। और यहाँ पे मैंने दोनों के एग्जांपल में हमने जो कैटालिस्ट लिखा है वो कैटालिस्ट कौन सा लिखा है, सॉलिड ही लिखा है। देखिए, तो एक बात आप लोगों को इस एग्जांपल से पता चल जानी चाहिए कि भाई होमोजीनियस कैटालिस्ट जो होता है वो जनरली गैसियस और लिक्विड स्टेट में ही होता है, तभी हम होमोजीनियस कैटालिसिस कर पाते हैं। क्लियर? जनरली नहीं, मैं तो बोलता हूं हर एक केसेस के अंदर। यहाँ पे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के अंदर हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। ऐसा क्यों, ये सॉलिड स्टेट ऐसा क्यों कि भाई ये सॉलिड कैटालिस्ट ही वहां पे क्यों लिया जाता है हेटेरोजीनियस के अंदर, वो बात को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर? पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आखिर में मैंने आपको चीज एक बताई कि भाई हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो होता है टोटली कौन से फेज में, सॉलिड फेज में। सॉरी माफ कीजिए, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट जो होता है वो कौन से फेज में होता है, सॉलिड फेज में। ये वाले जो होते हैं होमो वाले वो कौन से फेज में होते हैं, लिक्विड वाले फेज में या गैसियस वाले फेज में। ऐसा क्यों, उसका मैं आपको एक बात क्लियर करवाता हूं। क्योंकि ये जो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट होता है, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, उसका आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। पहले तो आपको मैकेनिज्म समझा दूं, ये भी चीज आती है एग्जाम में, ये चीज भी आती है। मैकेनिज्म भाई समझाओ, उसका जो है मैकेनिज्म क्या है वो समझाओ, किस तरीके से होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, किस तरीके से होता है। तो समझिएगा, बहुत इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्चुअल में वहां पे होता क्या। कैटालिसिस प्रोसेस एक्चुअल में किस तरीके से होती है, डिटेल में तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे पढ़नी है, बराबर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई हेटेरोजीनियस क्यों सॉलिड सरफेस पे होता है, क्यों उसके अंदर होमोजीनियस के जैसा नहीं होता, वो आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले तो जैसे एक एग्जांपल, वहां पे हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एग्जांपल लिया था हेटेरोजीनियस का एग्जांपल, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड वाला, वहां पे N2H2 वाला। तो उसका एग्जांपल लेता हूं। भाई मेरे पास एक ये फेज है, क्लियर, एक ये जो है वो मेरे पास रिएक्टेंट है, समझ में आई बात। ये सॉरी माफ कीजिए, ये मेरे पास ये कैटालिस्ट है, रेडी। ये जो है वो मेरे पास एक कैटालिस्ट है। उस कैटालिस्ट के ऊपर एक्चुअल में जब भी कभी हम बात वही एग्जांपल से ही बात करते हैं। चलो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, रेडी। तो जब ये N2 और H2 वो दोनों जब मिक्सअप होता है, क्लियर, तो सबसे पहली चीज ये दोनों होते हैं ना, वो सबसे पहले डिफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं सबसे पहले डिफ्यूज, यानी कि ये दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, जैसे कि कनेक्ट होना है इन दोनों को, तो सबसे पहले वो क्या होंगे, डिफ्यूज। मतलब कि सबसे पहले तो अलग अलग फॉर्म में है, तो सिर्फ डिफ्यूज मतलब क्या, एक्चुअल में अलग होना। डिफ्यूज मतलब क्या, चल के अलग होना। मतलब यहाँ पे डिफ्यूज का मतलब क्या है कि वो इसके साथ प्रोसेस में आ रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में आ रहे हैं। मतलब कि शुरुआत में वो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। यानी सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी, डिफ्यूजन, रेडी। सबसे पहली डिफ्यूजन होगी क्योंकि अभी पास आ रहा है, अभी कैटालिस्ट के पास आ रहा है। मतलब कि ये दोनों, इन शॉर्ट मींस डिफ्यूजन मींस व्हाट, N2 मतलब उसके खुद के भी दो मॉलिक्यूल है, N बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। H2 के भी दो मॉलिक्यूल है, H बॉन्ड H, तो वो खुद के भी बॉन्ड को तोड़ेंगे ही ना। कैटालिसिस का काम क्या है, खुद के बॉन्ड तोड़ के फिर नए बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं तो वो फॉर्म को फटाफट से बॉन्ड फॉर्म करवा देना, या अगर तोड़ने की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको फटाफट से तोड़ देना। तो ये क्या करेंगे, टूटने के बाद जब जुड़ रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले टूटने की प्रोसेस होगी, मतलब डिफ्यूजन तो होगा ही। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे सबसे पहले, क्लियर। और डिफ्यूज होकर कहाँ जाएंगे, जैसे कि दो मॉलिक्यूल हुए, N2 के 2 हुए, H2 के 2 हुए, वो सब कहाँ गए, हमारे कैटालिस्ट के ऊपर गए। मतलब कि सबसे पहली प्रोसेस मैकेनिज्म में कौन सी होती है, डिफ्यूजन। कौन सी होती है, डिफ्यूजन। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, क्लियर, ये फर्स्ट। नाउ सेकंड प्रोसेस क्या होती है डिफ्यूजन के बाद, डिफ्यूजन के बाद होता है हमारे कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्प्शन। क्या होता है, एडजॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर आ गए, लेकिन सरफेस के ऊपर आने के बाद वो हमारे सरफेस का ये जो लेयर है उस लेयर के अंदर आ गए। क्या हुआ, ये जो लेयर है उस लेयर के अंदर आ गए, देखिए क्लियर, साथ में आ गए ना अंदर। मतलब क्या हुआ, ये डिफ्यूजन के साथ दूसरी कौन सी प्रोसेस हुई, डिफ्यूजन के बाद एडजॉर्प्शन। कौन सी हुई, एडजॉर्प्शन। लाइन में याद रखिएगा, जो सिखा रहा हूं तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा पूरा टॉपिक। देखिए पहले सरफेस के ऊपर आए,
टूट के बिखर के मतलब कि डिफ्यूजन हुआ। सरफेस में आते ही दोनों सरफेस में घुस गए, मतलब कि क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। सरफेस में जाने के बाद दोनों ने प्रोसेस की, प्रोसेस होने के बाद वो दोनों एक ही जो हमारे मॉलिक्यूल की जो सरफेस, सॉरी माफ कीजिए, हमारे कैटालिस्ट की जो सरफेस है वो सरफेस उसी के ऊपर दोनों क्या हो गए, एक साथ प्रोसेस हो गई। यहाँ पे देखिए दोनों मिक्स होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया ना। यानी यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ये तीसरी बात, मैकेनिज्म में तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, बराबर। सरफेस है सॉलिड की, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं, क्यों ये सॉलिड पे ही होता है, ये सॉरी क्यों ये जो सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, क्यों उसके साथ ये सारी प्रोसेस सेम फेज क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो नॉर्मल सेम N2 और H2 सॉलिड स्टेट में ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों होते हैं वो सॉलिड के साथ प्रॉपर क्या हो जाते हैं, मिक्सचर, दोनों के जो फेज है वो इसलिए वहां पे क्या रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जैसे कि क्या था, सेम फेज रहना चाहिए, वहां पे फेज अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा कैटालिस्ट अकेला कौन है, माफ कीजिए यहाँ पे मैंने इसको सॉलिड बोल दिया, हमारा कैटालिस्ट कौन है जो सॉलिड फॉर्म में है, और ये दोनों चाहे कोई भी फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, उससे में फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म के मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, क्लियर ना, सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं ना, वो चीज तो हम कब से पढ़ रहे हैं, पिछले 4 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो गैसियस स्टेट में है, ये जो है वो गैसियस स्टेट में है, आयरन का हमारा कैटालिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो ये दोनों गैसियस के मॉलिक्यूल आते हैं सॉलिड का हमारा जो कैटालिस्ट है उसके ऊपर, फिर ये सब प्रोसेस बता रहे हैं, क्लियर। तो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो फोर्थ स्टेप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद हमारे पास जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर से उसको निकालना पड़ेगा ना। मैंने पहले डेफिनेशन में कहा कि रिएक्शन को स्पीड देता है लेकिन टेक पार्ट नहीं करता, रिएक्शन के आखिर में हमें वापस मिल जाता है, मतलब कि यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल जो अमोनिया पूरा बन गया है, वो पूरा अमोनिया जो यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो कहाँ बाहर चला जाएगा, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन कह देंगे, क्लियर। और डिसॉर्प्शन के बाद ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, मतलब इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, इसको अलग निकालना पड़ेगा, इसको अलग निकालना पड़ेगा, मतलब कि अगेन डिफ्यूजन, वापस डिफ्यूजन हो जाएगा आखिर के अंदर, रेडी। यानी आखिरी स्टेप जो है, आखिरी स्टेप डिफ्यूजन वाला जो है वो तो हर एक प्रोसेस में अप्लाई होता है, क्योंकि हम आखिर में अलग तो करते हैं ना, ये आयरन के टुकड़े को तो अलग कर देते हैं, क्लियर। अमोनिया के जो हमारा अमोनिया फॉर्म हो गया वो, और ये भाई को अलग कर देंगे, और जो अमोनिया बन गया उसको अलग कर देंगे, मतलब कि आखिर में जो कैटालिस्ट हमारा जो कैटालिस्ट यहाँ पे बचता है वो हमें प्रोसेस के एंड में एज इट इज वापस मिल जाता है, और साथ में हमारे साथ जो अमोनिया का फॉर्मेशन होना है वो अमोनिया फॉर्म भी हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे वापस क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, क्लियर। और ये सारी चीजें सॉलिड की सरफेस के ऊपर होती है, इसलिए ये भाई जो है सॉलिड में दिखाता है हेटेरोजेनियस, जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना वो हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट जो है वो इसीलिए सॉलिड होता है, और बाकी सबको क्या, चाहे कोई भी फेज हो, गैसियस फेज हो, लिक्विड फेज हो, उसको क्या करवाता है, खुद के ऊपर एड्सॉर्ब करवाता है और उसके बाद डिसॉल्व करवाता है। प्रोडक्ट पहले एड्सॉर्ब हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, फिर डिसॉल्व करवा देगा, आखिर में वो खुद अलग मिल जाएगा, पहले जो था वो अलग मिल जाएगा, क्लियर। तो ये जो है ना वो एक्चुअल उसका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट है ना वो काम करता है, क्लियर। होमोजेनियस में ऐसा होता नहीं, क्योंकि होमोजेनियस हम सेम फेज वाले लेते हैं, तो सेम फेज में क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड जो होते हैं, जैसे कि लिक्विड लिक्विड, एक्वियस एक्वियस, गैसियस गैसियस, तो वो हमारे कैटालिस्ट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारे कैटालिस्ट के अंदर चले जाते हैं, क्लियर। हाँ वो बात है कि भाई ये जो कैटालिसिस होता है उसकी कंपैरिजन में होमोजेनियस फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं, और अंदर जितने जाएंगे वो क्या करेंगे, फटाफट से प्रोसेस करेंगे, ये तो सरफेस के ऊपर ही करते हैं इसलिए इनको देर लगती है, वो फटाफट हो जाता है, क्लियर। तो ये सारी बातें दोनों के बीच में थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही है, तो मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ, कॉमन डिफरेंस समझा देता हूँ, क्लियर। अगर आपको डिफरेंशिएट पूछा गया, डिफरेंशिएट होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, तो क्या लिखोगे, क्लियर। तो मैं आपको कॉमन एक डिफरेंस दोनों के बारे में जो है वो कॉमन डिफरेंस समझा देता हूँ, 5-6 पॉइंट है अलग अलग जो मैंने आपको बताया, जो भी हमने रिएक्शन के ऊपर से आइडेंटिफाई किए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, मिक्सचर माफ कीजिए, कैटालिसिस जो है दो प्रकार के हैं, एक हेटेरोजीनियस, और नोट डाउन भी साथ में करते ही जाइएगा, क्लियर, आपको ज्यादा क्लियर समझ में साझा बातें क्लियर होती जाएगी। और एक जो है हेटेरोजीनियस
हेट्रोजीनियस। क्लियर? एक होमोजीनियस कैटालिसिस और एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। रेडी? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट में यहां पे मैं लिख देता हूं। चलिए, पहली बात तो आप लोग खुद कह सकते हो कि भाई हेमो और हेट्रो में पहले तो डेफिनेशन ही है क्या कि भाई सेम फेज। यहाँ पे क्या होता है हेट्रोजीनियस, माफ कीजिए, ये हेट्रो ये होमो है, दोनों हेट्रो लिख दिया। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारे कैटालिस्ट का और हमारे रिएक्टेंट का, कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ हैव सेम फेज। क्लियर? रेडी? कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ हैव सेम फेज। सामने तो ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है सामने? कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड reactant both does not have same phase. Catalyst and reactant does not have same phase, और आप लिख सकते हो different phase, both have different phase भी लिख सकते हो। क्लियर? वही लिखते हैं, ज्यादा क्लियर रहता है। क्लियर? साथ में लिखते जाइएगा, आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ हैव डिफरेंट फेज। रेडी? चलिए, हमारा पहला पॉइंट जो है वो तो हमें यही से क्लियर हो गया, कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ हैव सेम फेज। चलिए, देन सेकंड टॉपिक जो हमने खुद अभी आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई होमोजीनियस होता है वो तो सिर्फ लिक्विड और गैसियस फेज में ही देखने को मिलता है, ये भाई जो है अकेला सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो है होमोजीनियस जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट हमें लिक्विड एंड गैसियस दोनों स्टेट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। तो एक ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद एक और बात मैंने अभी आपको बताई कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर ये सारी प्रोसेस होती है, अंदर नहीं चली जाती। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट और हमारा जो रिएक्टेंट है उसका फेज अलग अलग है। यहाँ पे तो फेज सेम होता है। अगर उनका फेज सेम है तो हमारा जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट हमारे रिएक्टेंट के अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो एक आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो। क्या? कैटालिस्ट कैन डिसॉल्व इन रिएक्टेंट और सॉल्यूशन। क्लियर ना? आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो ना, एक्वियस भी आता है इसलिए। क्लियर? कैटालिस्ट कैन डिसॉल्व इन रिएक्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड फोर्थ वन, सॉरी यहाँ पे भी थर्ड, कैटालिस्ट कैन नॉट डिसॉल्व इन रिएक्टेंट और सॉल्यूशन। क्लियर? कैटालिस्ट कैन नॉट डिसॉल्व। सब बातें हमने आइडेंटिफाई की है, वही लिख रहे हैं, वही हमारा डिफरेंस देके निकलता जा रहा है अपने आप। अगर बातें दिमाग में क्लियर हो तो आप अपने आप सब कुछ अपने आप लिख सकते हो, अपने आप दिमाग में आपको बातें निकलती जाती है। हाँ, इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या हम फर्दर जैसे देख सकते हैं, वो बात भी मैंने आपको अभी बताई। क्या? कि ये देखिए, ये अगर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो ये जो होमोजीनियस कैटालिसिस होगा वो फास्टर होगा कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। होगा कि नहीं? होमोजीनियस कैटालिसिस कंपेयर टू हेट्रोजीनियस फास्टर होगा, क्योंकि ये क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। तो एक और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई होमोजीनियस कैटालिसिस ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है? फास्टर होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये जो क्या होती है हमारी जो है वो स्लो होती है कंपेयर टू होमोजीनियस। क्लियर? क्या? ये जो कैटालिसिस होता है वो फास्टर होता है, हेट्रोजीनियस क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। एक तो ये भी हमारा एक डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? देखिए, 4 डिफरेंस लिख दिए हमने। फिर से एक बार,
चलिए फिर से एक बार चारों साल को पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ, लाइन में ही है इसलिए। देखिए कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ हैव सेम फेज, कैटालिस्ट रिएक्टेंट बोथ डज नॉट हैव सेम। कैटालिस्ट लिक्विड और गैसियस स्टेट में ही देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैटालिस्ट कैन डिसॉल्व इन रिएक्टेंट और सॉल्यूशन, यहाँ पे नहीं हो सकते, फास्ट होता है, स्लो होता है। अब चलिए उसके बाद 5th नंबर का टॉपिक देखते हैं। 5th नंबर का डिफरेंस भी आपको यहीं से मिल जाता है। देखिए कैटालिस्ट कैन डिसॉल्व इन रिएक्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कैटालिस्ट कैन डिसॉल्व इन रिएक्टेंट और सॉल्यूशन, यही से हमें तीसरे के ऊपर से 5वें का डिफरेंस मिल जाता है कि भाई ये बाय तो डिसॉल्व हो जाता है, ये बाय डिसॉल्व हो जाता है ना। कैटालिस्ट अगर हमारे सॉल्यूशन में हमारा जो रिएक्टेंट है उसके अंदर अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो उसको सेपरेट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सरफेस पे हो रहा है, फटाक से सेपरेट हो जाएगा, क्लियर ना, फटाक से हो जाएगा ना। यहाँ पे तुरंत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी। मतलब वो डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं क्या, हियर कैटालिस्ट कैन सेपरेट इजीली, माफ कीजिए कैटालिस्ट कैन नॉट, क्योंकि ये तो डिसॉल्व हो चुका है ना, कांट लिख रहा हूं, क्लियर। कैटालिस्ट कैन नॉट सेपरेट इजीली फ्रॉम सॉल्यूशन, क्लियर ना। सॉल्यूशन में से कैटालिस्ट को यहाँ पे सेपरेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट कैन, यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव करो, रिमूव सीधा रिमूव भी हो जाता है, देखिए क्लियर। कैटालिस्ट कैन सेपरेट इजीली फ्रॉम सॉल्यूशन, क्लियर, रेडी। एक और डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने इसी थियरी के अंदर से निकाल दिया। जैसे हमने ये थियरी यहाँ पे पढ़ी है, तो यही थियरी में देखिए ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, सरफेस पे हो रही है। मतलब कि हेटेरोजेनियस जो है ना उसका रेट, देखिए ये स्लो होता है, माफ कीजिए ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। क्यों, क्योंकि ये फास्ट क्या डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे प्रोसेस हुई। मतलब कि सरफेस पे डिपेंड करती है इसका जो है ना सर, ये देखिए सरफेस पे डिपेंड नहीं, यहाँ पे सरफेस ही कहाँ होती है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि कितना कैटालिसिस हुआ। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड जो है रिएक्शन की, क्या रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो यहाँ पे 6 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है 6 नंबर, यहाँ पे क्या है हमें पता चलता है कि यहाँ पे डिपेंड कर, लेकिन यहाँ पे तो सरफेस ही कहाँ है। मतलब कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है, वो क्या डिपेंड नहीं करता। प्रोपोर्शनल के साइन के ऊपर मैंने ये क्या ये लगाया हुआ है, भाई नहीं करता क्या, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारे होमोजेनियस कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सरफेस होती नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस होती है, स्लो इसलिए तो हो जाता है, यहाँ सरफेस नहीं होती इसलिए फास्ट हो जाता है। सिंपल। देखिए बहुत सारे डिफरेंट हमने निकाल लिए, जो चीज हमने पढ़ी ना उसी चीज के ऊपर से हमने डिफरेंट निकाले। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि पहले तो डेफिनेशन लिख दी हमने, दूसरा हमने जो एग्जांपल लिखे उसमें हमको ये बात क्लियर हुई कि भाई ये लिक्विड गैस में होता है, तो सिर्फ सॉलिड पे होता है। तीसरा कैटालिस्ट डिसॉल्व इन रिएक्टेंट और सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि भाई सेम फेज वाले होते हैं तो डिसॉल्व हो ही जाएंगे, सेम फेज वाले मिक्स हो जाएंगे ना। यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्यों, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि डिफरेंट फेज है, तो डिसॉल्व कहाँ पे होंगे। मैंने एग्जांपल दिया आयरन डस्ट का। ये रिएक्शन फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि डिसॉल्व हो चुके हैं, तो फटाफट से रिप्रोसेस कर देंगे, वो सरफेस पे ही है अभी, मतलब वो इतनी स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे कंपेयर टू होमोजेनियस। उसके बाद कैटालिस्ट जो है वो सेपरेट करना थोड़ा इजी नहीं रहता, क्यों, क्योंकि अंदर तक घुस चुका है, उसको अलग करना थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पे तो सरफेस पे ही होता है, आसानी से अलग हो जाता है, क्लियर। और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस नहीं होती और यहाँ पे सरफेस होती है, रेडी। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का जो ये कंसेप्ट है पूरा आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर, समझ में आई बात। अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा देखिए, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, साथ में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद वीडियो को स्पीड में एक बार फिर से देख लीजिए, 1.5 1.75 की स्पीड से वापिस वीडियो को एक बार देख लीजिए समराइज करने के लिए, क्लियर।
तो सारी बातों को अच्छी तरीके से लिखिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, क्लियर। और मैं हर वक्त कहता हूं वैसे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएगा जिनको इसकी जरूरत है, क्लियर। और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो वो उस वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है किसकी, कैटालिस्ट की। अभी कैटालिस्ट का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कैटालिस्ट का जो टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ है, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़नी है, उसके अंदर एंजाइम्स भी आएगा, बराबर। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।